नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जो है रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। यहाँ आपको जो है चैप्टर वाइज आप लोग को जीके का जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है एनटीपीसी एग्ज़ाम में, आप लोगों को हर एक चैप्टर से और हर एक सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर किया करिए और चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो बुक है ये आप लोग को सॉल्व कराएंगे और यहाँ हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे। ये संपूर्ण अध्यायवार सॉल्व पेपर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जैसे हिस्ट्री का दिया गया है, सामान्य ज्ञान का, मतलब हर एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो, चाहे आपका क्या हो, पॉलिटी हो, को यहाँ से देखने को मिलेगा। और मैथ वगैरह के भी क्वेश्चन है वो भी हम कराएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो हिस्ट्री से स्टार्ट होगा। देखिए हमें पूरा विश्लेषण दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग प्राचीन इतिहास से पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर किया करिए। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे पाषाण काल हम लोग देखेंगे यानी स्टोन एज। तो इनमें से कौन सा पाषाण युग यानी स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण और मध्यपाषाण। तो यहाँ पे जो है आपका पाषाण युग यानी स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ जो है आपका ताम्रपाषाण हो जाएगा, बाकी पुरापाषाण, नवपाषाण और मध्यपाषाण ये सब आते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो भीमबेटका गुफाओं की खोज हुई थी आपकी 1957-58 में, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। यह एक पुरापाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य एशिया ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा 1957-58 में की गई और वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो यह जो है आपकी नालंदा में भीमबेटका में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा सबसे पहले आपका पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल और फिर नवपाषाण काल, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें जो प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल ये सब दिए गए हैं और यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं। अब चलेंगे सिंधु सभ्यता। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? जयपुर, सोरतगई, नागेश्वर या रोपड़? तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नागेश्वर। ठीक है, तो ये सब आरआरबी एनटीपीसी जो 2022-21 में एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? तो जो पंजाब भारत में स्थित है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हड़प्पा के अधिकांश मानक मोहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती हैं जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेराइट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी वाला। देखिए हड़प्पा के अधिकांश मोहरों को सैलखड़ी यानी स्टेराइड से बनाया जाता था जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। धौलावीरा राज्य में स्थित है। तो क्या
धोलावीरा जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, धोलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन चलेंगे, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखिए, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है या जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार यानी द ग्रेट बाथ एक विशाल डैश था, क्या था? तो ये आपका जो था एक आयताकार टैंक था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। देखिए, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी और यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो रावी नदी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। यानी हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके जो है उत्खननकर्ता दयाराम साहनी व माधवस्वरूप वत्स थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक का जो है सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे यानी लड़काना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो स्थित है आपका ये सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यह जो है मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान में लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी और यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पाद के लिए समर्पित था? तो यह था आपका चनहूदड़ो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला राइट हो जाएगा। देखिए, मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चनहूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.जी. मजूमदार ने की थी। यहाँ सैंडो संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झुककर एवं झाँककर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी जो हैं कुशल कारीगर थे और इसका प्रमाण है इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मोहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एक मात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा चनहूदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थान को सबसे पहले खोजा गया? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगन? तो राइट आंसर आपका जो यहाँ पे हो जाएगा हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा शहर स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। ऑप्शन नंबर बी। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो यह जो पाई गई थी आपके हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का द्योतक माना गया है। इसकी ऊंचाई जो है 7 से 8 इंच है। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? तो यह जो है आपका धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा जो है स्थल गुजरात में पाया गया है। हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां
स्थल है, इसकी खोज 1968 में पुरातत्ववेत्ता जगतपति जोशी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, उरुक। तो उरुक जो है आपका, यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी थे, जबकि जो है उरुक जो है एक सुमेरियन सभ्यता का शहर है। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो धौलावीरा में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, ऑप्शन नंबर बी। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, बिहार या गुजरात? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उसके राज्य, जैसे धौलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा या गुजरात में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कालीबंगा राजस्थान, मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र और रोपड़ पंजाब। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा रेम ने। ठीक है, रेम व्हीलर ने इसका जो है खुदाई का जिम्मा लिया। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई? तो आर.डी. बनर्जी द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राकलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अनागार है, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी शिव की मूर्ति और घोड़े के दांत इत्यादि हैं। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम जो है आज पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला राइट। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन या प्रशासनिक प्रणाली? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ईंट के बने भवन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें जो हैं एक निश्चित अनुपात 4:2:1 में थी। सिंधु घाटी सभ्यता है तो यह जो है कांस्ययुगीन सभ्यता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी वाला राइट। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टिन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में हैं। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु की पूजा नहीं करते थे, बाकी जो है शिव, कबूतर, स्वास्तिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी जो है विष्णु की पूजा नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा एवं भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती का उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु पक्षी, जल वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो 1980, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1980 में। वर्ष 1980 ईस्वी में जर्मन और इटली यानी इतालवी के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए गए और 1990 में
R.S. बिष्ट ने धौलावीरा में उत्खननों का प्रारंभ किया। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो यह बैल देखा जाता था, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थी। इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी व बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया में उम्मा और उर शहरों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से भी मिले हैं, जिससे इनके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? बालाकोट, मांडा, चन्हुदड़ो या नागेश्वर? तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा मांडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जम्मू कश्मीर के में जो है चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं तथा चन्हुदड़ो से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। अब चलते हैं वैदिक सभ्यता। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। तो मंडल ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मंडल हो जाएंगे। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद आप लोग को पता होगा, ऋग्वेद होगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें जो है आपका जो है क्रमबद्ध रूप से ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वालखिल्य पाठ के 11 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ मंत्र हैं। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो निरुक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। वेदों के अंग के वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष और कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो यह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो इसे युद्ध कौशल से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो सामवेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। साम का अर्थ है गान से है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 रचनाएं हैं। इनमें से जो है 75 की जो है सामवेद के हैं, बाकी शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वोत्तम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डैश हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा अथर्ववेद, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। देखिए मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो यह अथर्ववेद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की सौनकी शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं, प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं तथा कुल 64 मंत्र हैं। मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते जो है शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? तो 1500 से 500 BC तक चली, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला राइट। यानी सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसका समय जो है 1500 से 500 ईसा पूर्व तक है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? जीवन है, प्रकृति है, सत्य है, बलिदान है या सत्य है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बलिदान, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है?
यजुर, ऋग, साम और अथर्व। तो अथर्ववेद में जो है बीमारियों का जिक्र है, यानी उपचार इसमें दिया गया है। अब यहाँ महाजनपद काल है। निम्नलिखित में से विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करना है। ऋग्वेद मौर्य से संबंधित थे, बिंबिसार किससे संबंधित थे, महाराज राजराज चोल से संबंधित थे, कनिष्क कुषाण से संबंधित थे, लेकिन बिंबिसार जो है गुप्त से संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट हो जाएगा। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की। इसके पूर्व यहाँ बृहद्रथ का शासन था। बिंबिसार ने ग्रीवराज को अपनी राजधानी बनाई और इससे वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना यानी कौशलराज प्रसेनजीत की बहन महाकोशला तथा मध्य देश की कन्या क्षेमा से विवाह किया। काशी महाकोशला देवी के साथ दहेज में मिला था। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो राजगीर थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह, राजगीर या गिरिव्रज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। हालांकि शिशुनाग के शासनकाल में राजगीर यानी गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बनाया गया था, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जो है कौशल नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए। देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं जैन धर्म से। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नासिया मंदिर डैश को समर्पित है? तो भगवान ऋषभदेव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी की नसिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित एक जैन मंदिर है। इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को समर्पित है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? तो भगवान महावीर का जब जन्म हुआ था वैशाली जनपद में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्यात्रक कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। विदित है कि जैन धर्म संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? तो इनको जो है बसादीस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखिए जैन मठ संस्थाओं को बसादी यानी बसादीस कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव तथा 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निग्रत कहा जाता था। 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या है? गोमतेश्वर, पारसनाथ, ऋषभ या महावीर? तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा महावीर राइट हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर थे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म 2 समुदायों में विभाजित था, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन साहित्य विशाल है, इसमें जिनमें से अधिकांश धार्मिक साहित्य ही हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। तो दोस्तों यहाँ तक 50 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं और ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ठीक है। त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है सिख, जैन, बौद्ध या पारसी? तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है, तो यहाँ जैन धर्म भी हो जाएगा और बौद्ध धर्म भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी और सी। देखिए जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ है। तो इस प्रश्न को जो है लगभग आरआरबी ने निरस्त कर दिया था, क्योंकि इसमें 2 आंसर निकल रहे थे। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम कुरान, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, जैन उपनिषद, ईसाई धर्म बाइबल?
तो ये राइट आंसर आपका जो हो जाएगा जैन धर्म या उपनिषद, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है। और जैन रचनाओं के अन्य पुराण काव्य, रचित काव्य, कथा काव्य और रास काव्य आदि ग्रंथों की रचनाएं की हैं। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वैदिक वाङ्मय अभिन्न अंग हैं। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक ज्ञान और पूर्वक वर्णन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग इसको सॉल्व कराएंगे। अब यहाँ से बौद्ध धर्म जैसे स्टार्ट हो गया है तो इसके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो जो भी एनटीपीसी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अदर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ यूपी जीके या अदर जो है आपका जीके पूछा जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये सब पूछा जाता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि यहाँ आपको मैं सारे क्वेश्चन करा दूँगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।